मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब द आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। मेरा नाम शुभम सिंह है। मेरा चयन यूपीपीसीएस 2024 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर 9वीं रैंक के साथ हुआ है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश क्या फतेहपुर जिला है। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहपुर से की है। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है आईआईटी धनबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ है। जो यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की जर्नी है वो 2021 से उसकी शुरुआत होती है। 2021 के बाद 2022, 2023 और 2024 में मैंने यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दिए और 2 से 3 मार्क्स के मार्जिन से मेरा तीनों में प्रीलिम्स नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने 2023 का यूपीपीसीएस का भी अटेम्प्ट दिया, उसमें भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ और 2024 के प्रीलिम्स में मैंने 9वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया। जो मेरी प्रिपरेशन की जो यात्रा रही है उसमें मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का ही सहारा लिया। मैंने फाउंडेशनल कोचिंग कहीं नहीं की किसी भी कोचिंग से। साथ ही साथ जो बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, जो सतीश चंद्र है हिस्ट्री के लिए, विवेक सिंह इकोनॉमी मैंने इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ी है। तो जो शंकर आईएएस की जो इन्वायरमेंट की जो किताब है वो पढ़ी। जो मार्केट में जो स्टैंडर्ड्स बुक्स अवेलेबल हैं मैंने अपनी प्रिपरेशन वहीं से की। जो यूट्यूब या अन्य टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से जो चीज़ें अवेलेबल थी उससे मैंने अपना नॉलेज इकट्ठा किया। मेनली मैंने जो कोचिंग का जो मटेरियल है उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज ही रिफ़र करी। मैंने यूपीपीसीएस के लिए मुख्यतः 2 कोचिंग का सहारा लिया। मेंस के लिए ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मैंने, और पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला जो कोचिंग है उसके मैं एक बैच में था। उससे मैंने पेपर 3, पेपर 1 और पेपर 2 की जो कुछ शॉर्ट नोट्स थी उससे मुझे जो सफलता बैच था उससे मुझे फ़ायदा हुआ। और जो टेस्ट सीरीज थी वो मुख्यतः मैंने ध्येय आईएएस की ही यूज़ की। उसमें जो सेक्शनल टेस्ट थे पेपर 5 और 6 के जो स्पेसिफिक जो टेस्ट थे, फुल लेंथ टेस्ट थे, हिंदी और ऐसे के जो टेस्ट थे उसको मैंने अच्छे से किया। उसकी कॉपी चेकिंग करवाई जिससे जो मेरा टाइम मैनेजमेंट था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। जो स्ट्रक्चरिंग थी आंसर्स की, उसके बाद जो हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि हिस्ट्री की अलग लैंग्वेज है, पॉलिटी की एक अलग लैंग्वेज है। अगर हम उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज के अनुसार आंसर लिखते हैं तो हमारे अच्छे मार्क्स आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। जैसे मुख्य परीक्षा में मुख्यतः 8 पेपर होते हैं। एक जनरल हिंदी का पेपर होता है, एक निबंध का पेपर होता है, 4 जीएस होते हैं और पेपर 5 और 6 जो यूपी स्पेसिफिक के लिए होते हैं। तो 8 पेपर होते हैं। तो जो मेरी स्ट्रेटजी थी कि जो हिंदी और ऐसे है उसमें बहुत अच्छा करना है, क्योंकि आप इसमें एक एज बना सकते हैं जो अदर कैंडिडेट्स हैं। तो हिंदी की स्ट्रेटजी जो थी उसमें ये था कि ग्रामर जो का पार्ट है और जो लेखन का पार्ट है उसको अच्छे से करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ जो ऐसे वाला पार्ट है उसके लिए मैंने हमेशा से कविताएं लिखना और उपन्यास पढ़ना, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दोनों में मेरा एक शौक रहा है। तो उसके कारण जो मेरे अंदर जो विचार, जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनको सही ढंग से रखने और अलग अलग ढंग से रखने की जो कला है वो मुझे बेहतर आती है। मैं ऐसे मेरा बेहतर अच्छा था। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उपन्यास पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, आप जो कई सब्जेक्ट्स उनको इंटरलिंकिंग करेंगे तो ऐसे में उतना ही आप आर्टिकुलेट कर पाएंगे, एक चीज़ को दूसरे से लिंक कर पाएंगे। इंटरलिंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन ऐसे। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो ऐसे का पेपर होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, 3 ऐसे आते हैं। जो पहला सेक्शन होता है
उसमें मोस्टली लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एसेज आते हैं। जो लिटरेचर होता है उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके मानवीय जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे मोरालिटी जो होती है उस पर लिटरेचर का क्या प्रभाव है, समाज साहित्य को कैसे सेव करता है और साहित्य समाज को कैसे सेव करता है। जब आप देखेंगे कि जब PYQs आप देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो पेपर ऐसे का पेपर, उसके जो सेक्शन 1 है काफी फिक्स्ड सा है, तो उसको आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर 2 सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में भी ऐसी चीजें हैं, किसी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उस पर आता है, और सेक्शन 3 में है जैसे इन्वायरमेंट के इश्यूज हैं और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के इश्यूज हैं। अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हैं तो आपको अपने विचारों को एक कंसाइज फॉर्म में रखने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो GS1 का पेपर है, GS1 के पेपर में जैसा हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, तो जो ये पार्ट हैं इसमें जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन के कुछ सवाल हैं वो हर साल आते हैं, पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की इशूज हो गए, उस पर हर सवाल आते हैं। तो इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि हमारे जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, वो हमें हमारे पास प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर पॉवर्टी पे क्वेश्चन आएगा तो हमारा इंट्रोडक्शन ये होगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो गया। और जैसे कि सोसाइटी वाली चीज़ें हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका सोसाइटी के पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो फैमिली स्ट्रक्चर्स है, जो मैरिज का स्ट्रक्चर्स है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो रीजनलिज्म की चीज़ें हैं, जो जैसे संस्कृताइजेशन ऑफ कास्ट हो गई, जो बहुत ही ऐसे इशूज हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। तो उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए हमें पहले से इंट्रोडक्शन और उसका कंक्लूजन प्रिपेयर करके रखना होगा, जिससे एग्जाम में हमें आंसर लिखने में जो आंसर की डिलीवरी है वो बड़ी आसान हो जाए। साथ ही साथ जो GS पेपर 1 है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी PCS के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से करनी होगी। साथ ही साथ जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमेशा ध्यान रखें, जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें डायग्राम जरूर बनाएं। जैसे कि सुनामी के कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, तो उसमें अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका जो ब्यूटिफिकेशन, जो स्ट्रक्चरिंग होगी, वो एग्जामिनर्स को मतलब अट्रैक्ट करेगी आपकी कॉपी पढ़ने के लिए, कि आपकी कॉपी मोनोटोनस नहीं लगेगी। हर पेज में आपके कहीं डेटा होगा, कहीं फैक्ट्स होगा, कहीं कुछ केस स्टडी बढ़िया होगी। तो कॉपी का जो मोनोटोनस वे है ना, वो एग्जामिनर का जो अट्रैक्शन है, जो अटेंशन है, वो डालेगा। अगर आपकी कॉपी मोनोटोनस है तो आपको जनरल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी कॉपी में कुछ इनोवेशंस हैं, अच्छी तरीके से लिखी गई है, आप कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं ये भी एक तरीका हो सकता है। जैसे मैंने 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस पहले किए, फिर 1 से लेकर 10 तक किए। तो जो कॉपी है उसमें अगर आप हैंड राइटिंग बढ़िया है, आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत तेजी से ना लिखें, जो क्वेश्चन पहले आते हैं उसको अच्छी तरीके से कर लें। जैसे GS2 उसके बाद GS2 की बात आती है। GS2 में जो पॉलिटी है, गवर्नेंस है, और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो इश्यूज हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसके बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये पेपर मोस्टली जो है मैंने लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर किया। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के जो इशू आते हैं, जो विजन का मेन से 65 आता है, उससे मैंने प्रिपेयर किया। उसकी 1 पेज की आप जो क्रिस्प शॉर्ट नोट्स है वो आप देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको जैसे ब्रिस्क है, जैसे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनसे कौन कौन से समझौते हो रहे हैं, जो करंट ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो जैसे कि जो 2 अन्य देशों के बीच जो युद्ध हो रहे हैं, जो ट्रेड डील्स हो रहे हैं, उससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे नेपाल जो नेबरहुड कंट्रीज हैं इंडिया की, तो उस पर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको PYQ फोकस्ड स्टडी ही रखनी है मेंस के लिए। उसके बाद जो पेपर 3 आता है इसमें इकोनॉमिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट है। तो इसके लिए क्या है कि इन्वायरमेंट के लिए आप हर टॉपिक के लिए, जैसे मैंग्रोव्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कोरल रीफ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनके लिए जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 पेज का क्रिस्प शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। उसमें डेटा भी होने चाहिए, कुछ अच्छे फैक्ट्स भी होने चाहिए, कुछ उसमें डायग्राम्स हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में बड़ा प्रॉफिटेबल होगा। उसमें जो है कुछ फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, जो कंक्लूजन होना चाहिए वो किसी रिपोर्ट से आप उठा सकते हैं। SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उनको आप जितना ही ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करेंगे आंसर्स में, उतना ही बढ़िया आपको मार्क्स मिलेंगे। जो जैसा पेपर 3 है उसमें फूड सिक्योरिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं,
जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के सवाल आ रहे हैं। साथ ही साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग है, नार्को टेररिज्म है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसके सवाल आ रहे हैं, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। तो इन सवालों को प्रिपेयर करने के लिए हम किसी भी एक कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, या जो मार्केट में उनकी मंथली या जो ईयरली कंपाइलेशन आता है, उस कंपाइलेशन को देख के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। उनका जो डेटा फैक्ट्स है ध्यान रखें। अगर हमारा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उसकी बॉडी अच्छे से लिखी हुई है, कंक्लूजन है, मुख्यतः इंट्रो कंक्लूजन अच्छा है, तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी 3 से 4 लाइन पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि आपने जो लिखा है बहुत जनरल नहीं है, बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है। तो इससे आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। जैसे पेपर 3 में मेरा स्कोर काफ़ी कम है, 72 मार्क्स है मेरे, बट पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था। लेकिन ठीक है, कुछ कमियां रह गई होंगी, उसको इम्प्रूव करना है। अब इसके बाद जो पेपर 4 है, इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का, तो उसके लिए तो मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन काम आई। यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन अच्छे से थी मेरी। उसमें जो मैंने यूपीएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसमें भी मेरा अच्छा स्कोर आता था। और जो यूपीएससी स्पेसिफिक जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसका जो लेवल है, अब 2024 का जो पीसीएस था, जो 2025 का जो पीसीएस का मेंस का पेपर था, उसमें काफ़ी अच्छा लेवल आ गया है। तो उसमें ये देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं, उनको इंटरलिंक किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है। जो करंट सिनेरियोज आ रहे हैं, जो सोसाइटल इशूज़ हैं, जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं, उनको टैकल, जो केस स्टडीज़ हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो उसको कैसे टैकल करना है, तो जैसे कि एप्टीट्यूड का एक अलग है। एप्टीट्यूड है जो कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, जैसे पार्टीशनशिप है, नॉन पार्टीशनशिप है, न्यूट्रलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनके लिए मैंने क्या किया, 1 पेजर्स नोट सबके लिए बना लिए। जो भी फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो उसके लिए प्रोबिटी है, इनके लिए मैंने क्या किया कि हर वैल्यूज़ के लिए 1 से 2 कोटेशंस प्रिपेयर किए जो किसी महान व्यक्तित्व के हैं। उसके बाद 2 से 3 अच्छे एग्जाम्पल्स, 2 से 3 पॉजिटिव हों, और उसके 2 से 3 एग्जाम्पल्स जो निगेटिव हों उनको प्रिपेयर किए। उसके बाद किस वैल्यूज़ के लिए हम अच्छे डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं वो देखा। जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए अच्छे कोटेशंस कैसे करेक्ट कर सकते हैं, जो अच्छी केस स्टडीज़ क्या हो सकती हैं कि 3 से 4 लाइन में हम उसको लिख के ये साबित कर पाएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, उन्होंने किसी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर है, उन्हें अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का परिचय देते हुए, अपनी प्रोबेबिलिटी का परिचय देते हुए उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया है। कुछ निगेटिव एग्जाम्पल्स भी हम कोट कर सकते हैं जहाँ पे हमें लो इमोशनल इंटेलिजेंस है, या जो कोई भी जो सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स के लिए जो जरूरी वैल्यू हैं उसमें कमी देखी गई है। तो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए, निगेटिव एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए, प्रॉपर कोटेशंस होने चाहिए, और जो उनके डिफिनीशंस हैं वो आपको वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इस बात का भी अभ्यास करना है कि हम कैसे चीज़ों को इंटरलिंक कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसा 2024 के पेपर में ऐसा देखा गया कि कई क्वेश्चन रिपीटेड थीम से थे, तो हम उन रिपीटेड थीम्स के क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर पा रहे हैं, उनको कैसे इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग भाव, वैल्यूज़ और अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ कैसे लिख सकते हैं। तो मेरे पास एग्जाम्पल्स का काफ़ी सेट था, तो एक वैल्यूज पे मेरे 7 से 8 एग्जाम्पल्स प्रिपेयर थे। तो जो हमारा जो वैल्यू सेट है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन रैंडम आते हैं, जैसे कि किसी भी महान जो व्यक्तित्व है उसके बारे में उसने पूछ लिया कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी। जैसे कि महात्मा बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है, या जो महात्मा गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, जो उनके थ्योरीज हैं लाइफ की, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी की जो थ्योरीज हैं, जो उनकी आइडियोलॉजीज हैं, उनको हम एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए चीज़ों को आपको थोड़ा वास्ट में पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो इथिक्स की जो थ्योरीज हैं, जैसे यूटिलिटेरियन थ्योरी है, थॉमस हॉब्स हो गए, इधर जो है कई सारे जो फॉरेन फिलोसफर्स हैं, तो उनको हम कैसे, जो नॉर्मेटिव एथिक्स है, डिओन्टोलॉजी एथिक्स है, इन सब जो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, जो कांत की जो फिलॉसफी है, इन फिलॉसफीज को हम क्वेश्चन में कैसे इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, ये जरूरी है हमें कि जब तक, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बदल रहा है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की जगह जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारी जो थ्योरीज हैं, जो फिलॉसफीज हैं, जो लाइव एग्जांपल्स हैं, जो पॉजिटिव है, निगेटिव जो कोटेशंस हैं, हम उनको कैसे इंटरलिंक कर पा रहे हैं, कैसे उनके बीच एक कनेक्शन बना पा रहे हैं,
तभी हमारे जो आंसर्स हैं वो बेहतर तौर पर निखर के आएंगे। इसके बाद 2 पेपर बचते हैं, पेपर 5 और पेपर 6। जो यूपी स्पेसिफिक जो पेपर हैं उसके लिए मुख्यतः मैंने 3 किताबें प्रिफर करी। एक ध्येय IAS की जो पेपर 5 की और पेपर 6 की जो किताबें आती हैं, साथ ही साथ राकेश सारस्वत सर की जो एक किताब आती है, और दिशा पब्लिकेशन की जो पेपर 5 और 6 की जो किताब है, इन 3 किताब से मैंने नोट्स बनाए। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स, जो यूपी स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है उसमें क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं मंथली, उसको मैंने डॉक्यूमेंट किया प्रॉपर तरीके से, उसके एग्जाम्पल्स नोट किए। जैसे कि जो हमारी यूपी SRTC है उसको जो है एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छा प्राइस मिला, तो उस एग्जाम्पल को मैंने कोट किया। साथ ही साथ कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें डिजिटलाइजेशन मैक्सिमम है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना होगा जो पेपर 5 है वो थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है, उसमें ऐसा है कि आप चीज़ें पढ़ लेंगे तो आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जो पेपर 6 है, जो पेपर 6 की जो स्ट्रेटजी है वो करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा है। उसमें जो इकोनॉमिक्स है, उसमें जो करंट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है, साथ ही साथ उसमें जो पॉलिसीज है जैसे सेमीकंडक्टर पॉलिसी हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हो गई, लेदर पॉलिसी हो गई, मीडिया है या जो मीडिया रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हो गई हैं, साथ ही साथ जो ड्रोन पॉलिसीज़ हो गई, तो उसमें कम से कम 35 से 40 पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने भी रिसेंट 7 से 8 सालों में बनाई है। तो उस पॉलिसी के लिए उन पॉलिसीज़ को पढ़ना होगा। जो इकोनॉमिक सेक्टर, जो यूपी का जो बजट है, जो सर्वे है, उसको कैसे हम उस आंसर्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे जो इस 2024 का जो पेपर 6 का जो पेपर था वो काफ़ी जो डायनेमिक था, काफ़ी रैंडम भी था, कई सारे ऐसे सवाल आए थे जैसे जनरली बायोटेक्नोलॉजी पे सवाल पूछा जाता है। इस बार स्पेसिफिकली जो है फ्लोरिकल्चर पे सवाल है, स्पेसिफिकली विटीकल्चर पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको स्पेसिफिक आपको पढ़ना पड़ेगा। एनिमल हस्बेंड्री है तो उसमें जो है गोट रेयरिंग है, पिगेटरी है, तो उन पे स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। जो यूपी की एक्साइज पॉलिसी है, जो कैसे जो है ग्रिप्स का कल्टीवेशन यूपी में बढ़ रहा है। कुछ ऐसे सवाल भी हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परियोजनाएं हैं उसमें अपना कैसा योगदान दे रहा है। जैसे जल जीवन मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन है। तो जो पेपर 6 है उसको डायनेमिक ज़्यादा है, इंटीग्रेटेड ज़्यादा है, वास्ट ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें जो करंट टॉपिक्स हैं, यूपी में जो करंट योजनाएं चल रही हैं, जो करंट डेटा एंड फैक्ट्स हैं, उसको प्रॉपर तरीके से पेपर में इंटीग्रेट करना होगा। यूपी में जो इनोवेशंस मिशन चल रहे हैं, जैसे कि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत यूपी में क्या क्या हो रहा है, जो अटल इनोवेशन मिशन है, जो जल जीवन मिशन जैसी जो स्कीम्स हैं, साथ ही साथ जो यूपी का जो इन्वायरमेंट है, जैसा कि बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, वेस्टर्न पार्ट है, या जो सेंट्रल पार्ट है यूपी का, उसमें जो इन्वायरमेंट का अलग अलग इफेक्ट है वो कैसे है, वो कैसे यूपी की जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे चेंज कर रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या पड़ेगा। जैसे कि करंटली यूपी गवर्नमेंट जो पॉल्यूशन कंट्रोल अच्छे मेजर्स ले रही है, तो स्पेसिफिकली जो पेपर 6 है वो करंट पॉलिसीज पे है, इन्वायरमेंट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारी जो यूपी की स्पेसिफिक जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो यूपी में जो पर कैपिटा इनकम है उसको कैसे बढ़ाएगी, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसे चेंज होगा। तो इस प्रकार जो पेपर 5 और 6 है दोनों के अप्रोच में काफ़ी अंतर है। जो पेपर 5 है वो ट्रेडिशनल पेपर है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, उसको चीज़ें आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से पेपर में लिख पाएंगे। लेकिन जो पेपर 6 है वो डायनेमिक है, उसमें आपको करंट अफेयर्स, उसमें अपडेशन जरूरी है। अगर ये चीज़ें करेंगे तो पेपर 6 और पेपर 5 तो पेपर 5 और पेपर 6 में जो अच्छा स्कोर करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ही जैसा यूपीएससी में ऑप्शनल है। अगर पेपर 5 और 6 को आप ऑप्शनल की तरह ट्रीट करेंगे और उसको ऐसे ही पढ़ेंगे जिससे आप बेहतरीन स्कोर कर पाएँ। जैसे पेपर 1 में मेरा स्कोर 110 है और पेपर 2 में स्कोर है 124, तो दोनों पेपर्स में मेरे अच्छे स्कोर्स हैं। तो अगर पेपर 1 हिंदी का पेपर है, एसे का पेपर है, और साथ ही साथ जो पेपर 5 और पेपर 6 है, इन 4 पेपर्स में आपको एक्सेप्शनली वेल करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस में कमोबेश सबको एक जनरल मार्क्स मिल ही जाते हैं अगर आपने बेहतर तरीके से लिखा है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी। सो इन लास्ट विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी अहेड, and thank you for watching this video, and I am sincerely grateful for the DKT for providing me this platform
to narrate my story in front of you and my journey from Navodaya Vidyalaya to IIT and selecting as a डिप्टी कलेक्टर यूपी PCS 2024।